नमस्कार, एबी स्टार न्यूज देख रहे हैं आप और देश लाइव में मैं हूं आपके साथ सोहन सिंह। देश लाइव में सबसे पहले बात करेंगे अफगानिस्तान की। अफगानिस्तान में तालिबान के कब्जे के बाद वहां के हालात के। दरअसल काबुल के शहरी इलाके में एक बार फिर जोरदार धमाका हुआ है। सोशल मीडिया पर कई ऐसे वीडियो शेयर हो रहे हैं जिसमें धमाके वाली जगह से धुआं उठते हुए नजर आ रहा है। काबुल एयरपोर्ट के पास स्थित रिहायशी इलाके में जोरदार धमाका हुआ है। स्थानीय रिपोर्ट के मुताबिक इस धमाके में 2 लोगों के मारे जाने की खबर है। यह धमाका काबुल की 11 सिक्योरिटी डिस्ट्रिक्ट में हुआ है। सोशल मीडिया पर कई ऐसे वीडियो शेयर किए जा रहे हैं जिसमें धमाके वाली जगह से धुआं उठता हुआ नजर आ रहा है। आपको बता दें कि अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन ने काबुल में और ज्यादा आतंकी हमले की चेतावनी जताई थी। उन्होंने अंदेशा जताया था कि काबुल में और भी ज्यादा आतंकी हमले हो सकते हैं और अब जो जानकारी मिल रही है उसके मुताबिक ये विस्फोट एक रॉकेट गिरने की वजह से हुआ है। इसकी चपेट में आने से एक घर पूरी तरह से बर्बाद हो गया। तालिबान के लड़ाके और कई अधिकारी घटनास्थल पर पहुंचे। अभी तक ये साफ नहीं हो सका है कि विस्फोट किसी हमले के कारण हुआ था या कोई दुर्घटना हुई थी। पीड़ितों में महिलाएं और बच्चे भी शामिल हैं। गुरुवार को काबुल एयरपोर्ट पर आतंकी संगठन इस्लामिक स्टेट के एक आत्मघाती हमलावर ने धमाका किया था। इस हमले में अमेरिकी सेना के 13 जवान समेत कम से कम 150 लोग मारे गए थे। मरने वालों में एयरपोर्ट के बाहर अपने आप को निकाले जाने का इंतजार कर रहे अफगानों की संख्या ज्यादा थी। जो बाइडेन ने चेतावनी दी थी कि काबुल हवाई अड्डे पर अगले 24 से 36 घंटों में एक और आतंकवादी हमला हो सकता है। इसके साथ ही अमेरिका ने अफगानिस्तान के काबुल हवाई अड्डा क्षेत्र में मौजूद अपने सभी नागरिकों से तत्काल इलाका छोड़ने का अनुरोध किया था। बाइडेन ने कहा था कि जमीनी हालात अत्यधिक खतरनाक बने हुए हैं और हवाई अड्डे पर आतंकवादी हमलों का खतरा ज्यादा है। हमारे कमांडरों ने मुझे सूचित किया है कि अगले 26 से 36 घंटों में हमला होने की प्रबल आशंका है। तो अब राइटर्स की जो रिपोर्ट है उसके मुताबिक शनिवार को काबुल हवाई अड्डे पर 4000 से भी कम अमेरिकी सैनिक मौजूद थे। काबुल से लोगों को निकालने के बीच के वक्त में 5800 तक अमेरिकी सैनिक तैनात थे। व्हाइट हाउस ने कहा कि अगले कुछ दिन निकासी अभियान के सबसे खतरनाक होने की संभावना है। पेंटागन ने कहा है कि अमेरिका और सहयोगियों ने पिछले 2 हफ्तों में करीब 1,11,900 लोगों को अफगानिस्तान से बाहर निकाला है। तो अब जिस तरह की आशंका जताई जा रही थी वही हुआ है। रॉकेट से हमला हुआ है जिसमें 2 लोगों के मारे जाने की खबर है। आपको बता दें कि 31 अगस्त तक की डेडलाइन है। तब तक अमेरिका अपने नागरिकों को बाहर निकालने की कोशिश कर रहा है और अब जिस तरह से काबुल में हालात दिख रहे हैं उसके बाद कहीं ना कहीं चिंता बढ़ना लाजमी है। अफगानिस्तान पर तालिबान के इतनी तेजी से कब्जे को लेकर हर देश हैरान है, खासतौर पर वे देश जिन्होंने अफगान में सालों से निवेश किया है। अफगानिस्तान में भारी भरकम निवेश करने वाले देशों में भारत भी एक है जिसने यहां शांति को बढ़ावा देने के लिए कई विकास परियोजनाएं शुरू की हैं। हालांकि अब तालिबान के कब्जे के बाद ये विचार करने वाली बात है कि बीते 2 दशकों में किए गए इस निवेश से भारत के हाथ क्या लगा है। आपको बता दें कि साल 2015 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अफगानिस्तान के नए संसद भवन का उद्घाटन किया था। यह संसद भवन भारत ने $9 करोड़ यानी कि आज की तारीख में करीब 660 करोड़ रुपए से ज्यादा की लागत से बनवाया था। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस संसद भवन को अफगानिस्तान में लोकतंत्र के प्रति समर्पित किया था। इसके बाद अफगानिस्तान के 19वीं सदी में बने स्टोर पैलेस की मरम्मत के बाद उसका लोकार्पण भी प्रधानमंत्री मोदी ने ही किया था। यह महल 1920 के दशक में अफगान के किंग अमनुल्लाह का आवास हुआ करता था। साल 2016 में पीएम मोदी ने अफगानिस्तान के सलमा डैम का भी उद्घाटन किया था। अन्य राजमार्ग और इमारतों से जुड़ी परियोजनाओं को भी जोड़ लिया जाए तो भारत ने कुल $3 अरब अफगानिस्तान में निवेश किए हैं। इतना ही नहीं, अफगानिस्तान को आर्थिक मदद देने वाले सबसे बड़े क्षेत्रीय सहयोगियों में से भी भारत एक है। मोदी सरकार की नेबरहुड फर्स्ट पॉलिसी का एक बड़ा लक्ष्य क्षेत्र में शांति और ऐसे द्विपक्षीय रिश्ते बनाए रखना है जो दोनों के लिए लाभकारी हों। भारत सरकार ने भूटान से लेकर नेपाल तक में विदेश मंत्रालय और अन्य विभागों के जरिए अरबों रुपए का निवेश किया है। ठीक अफगानिस्तान में भी भारत ने निवेश का सबसे बड़ा मकसद यही था कि वहां तालिबान का कब्जा ना हो और देश पाकिस्तान के हाथों की कठपुतली ना बने। हालांकि अब ऐसा हो गया है। भारत के लिए सबसे बड़ी चुनौती कश्मीर में शांति बनाए रखना है।
सुरक्षा एजेंसियां लगातार तालिबान के कब्जे के बाद कश्मीर पर नजर रखे हुई हैं। ऐसी आशंका है कि पाकिस्तान तालिबान के लड़ाकों के जरिए जम्मू कश्मीर में अशांति फैलाने की कोशिश कर रहा है। अफगानिस्तान में अगर निवेश की बात करें तो अफगानिस्तान में अरबों रुपए के निवेश के बाद भी भारत इस स्थिति में नहीं है कि वो उस देश में कूटनीतिक फैसले लेने में शामिल हो। तालिबान के राज के बाद अब अफगानिस्तान दक्षिण और मध्य एशिया के लिए पहले से भी बड़ा खतरा बन सकता है, लेकिन फिलहाल भारत के पास ऐसा होने से रोकने के लिए भी कोई विकल्प नजर नहीं आ रहा है। बीते गुरुवार को विदेश मंत्री एस जयशंकर ने कहा कि भारत ने सिर्फ अफगानिस्तान के साथ दोस्ती में निवेश किया और उसे इसका फल मिलेगा। उन्होंने ये भी कहा कि अभी के लिए भारत अफगानिस्तान को लेकर भारत का रुख वेट एंड वॉच वाला होगा, लेकिन अगर भारत कोई ठोस निर्णय नहीं लेता है तो अफगानिस्तान में उसकी मौजूदगी कमजोर पड़ सकती है। इतना ही नहीं, निवेश के अलावा भारत को बड़े प्रोजेक्ट्स मिलने में भी कठिनाई हो सकती है। इनमें से एक 11 अरब डॉलर का हाजुगक माइनिंग प्रोजेक्ट है। साथ ही ईरान में चाहबार पोर्ट प्रोजेक्ट पर भी इसका असर पड़ सकता है। दरअसल इस पोर्ट के जरिए पाकिस्तान के रास्ते जाए बिना ही अफगानिस्तान को मध्य एशिया से जोड़ा जा सकता है। पहले से ही इस परियोजना पर संकट के बादल मंडरा रहे हैं और अब तालिबान राज ने इसके लिए रास्ता और मुश्किल कर दिया है। अफगानिस्तान में मामूली निवेश के बावजूद फिलहाल चीन वहां मजबूत स्थिति में है। अफगानिस्तान के माइनिंग प्रोजेक्ट्स पर भी चीन को ये प्रोजेक्ट मिल सकते हैं, इस तरह की चर्चाएं हैं। हालांकि चीन की इस सफलता का एक बड़ा कारण तालिबान के साथ उसकी रणनीतिक चर्चा है। इसका परिणाम ये हुआ कि अब दुनिया में इस बात की चर्चा है कि कैसे तालिबान के आने से चीन को फायदा होगा, वहीं भारत के लिए इसे चुनौती समझा जा रहा है। हालांकि तालिबान ये कह जरूर रहा है कि वो भारत के साथ राजनयिक और जो व्यापारिक संबंध है वो बनाए रखना चाहता है, लेकिन तालिबान के राज के बाद क्या भारत के साथ जो संबंध अफगानिस्तान सरकार के पहले थे वैसे तालिबान रखेगा, ये देखने वाली बात होगी। और कहीं ना कहीं भारत को इसका नुकसान होने की आशंका जो है वो जताई जा रही है। तालिबान की कथनी और करनी में अंतर है और अब ये साबित भी होता जा रहा है। लगातार जो तालिबान का असली चेहरा है वो सामने आ रहा है। अफगानिस्तान पर कब्जे के बाद तालिबान ने लोगों से ना डरने की अपील और प्रेस की स्वतंत्रता की बात कही थी। हालांकि धीरे धीरे उसका असली चरित्र अब सामने आ रहा है। इन दिनों सोशल मीडिया में एक वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है। इस वीडियो में एक टीवी पत्रकार से जबरन तालिबान की तारीफ करवाई जा रही है। डरो मत, यह अफगानिस्तान में एक डरे हुए न्यूज एंकर के शब्द थे। टीवी पत्रकार के पीछे स्टूडियो में हथियारबंद लोग खड़े थे। इस घटना का वीडियो वायरल हो गया है और तालिबान के स्वतंत्र प्रेस के वादे पर सवाल उठाए जा रहे हैं। 15 अगस्त को तालिबान द्वारा अफगानिस्तान पर कब्जा करने के बाद से पत्रकारों को निशाना बनाए जाने की खबरें भी सामने आई हैं। ये तब भी आया है जब तालिबान ने कहा था कि वे देश में स्वतंत्र प्रेस को संचालित करने की अनुमति देंगे। एक पत्रकार मसील अलीनेजाब ने वीडियो ट्वीट करते हुए लिखा है कि ये अति यथार्थवादी है। तालिबानी आतंकवादी इस डरपोक टीवी होस्ट के पीछे बंदूकों के साथ पोज दे रहे हैं और उससे कह रहे हैं कि अफगानिस्तान के लोगों को इस्लामिक अमीरात से डरना नहीं चाहिए। तालिबान की लाखों लोगों के मन में डर का पर्याय है और यह सिर्फ एक और सबूत है। तो किस तरह से तालिबान ने जब कब्जे के बाद पहले प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी वो उसमें बड़ी बड़ी बातें कही थी और अब किस तरह से उनकी जमीनी जो हकीकत है वो सामने आ रही है, ये अपने आप में बड़ा सवाल है। और अब ऐसे में सवाल उठता है कि जो तालिबान लगातार ये कह रहा है कि वो बदल गया है, जब इस तरह के वीडियो सामने आएंगे तो फिर तालिबान आखिर कैसे बदलेगा और उसका बदला हुआ चेहरा क्या है, उसको लेकर के भी सवाल खड़े हो रहे हैं। सवाल उठ रहा है कि आखिर तालिबान पर भरोसा करें तो कैसे करें, क्योंकि जो तालिबान की मानसिकता है वो पुरानी है, सोच बाबा आदम के ज़माने की है और बदलने की बात ज़रूर तालिबान कर रहा है। उम्मीद करेंगे कि जो भारत है वो तालिबान की जो असल चेहरा है उसको बेहतर ढंग से समझेगा। उसके साथ ही कूटनीतिक स्तर से तो बातचीत जारी रहेगी, लेकिन भारत सरकार इस पूरे मसले को गंभीरता से लेगी। तालिबान इस वक्त अरबों डॉलर के अमेरिकी हथियारों के जखीरे पर बैठा है। उसके लड़ाके दुनिया के सबसे खतरनाक हथियारों में शुमार अमेरिकी युद्धक हेलीकॉप्टर के साथ फोटो खिंचवाते हैं
और हमवीर जैसे वाहनों पर सवारी करते नजर आ रहे हैं। उनके कंधों पर अब अमेरिकी असॉल्ट राइफल हैं। ये वो साजो सामान है जो अमेरिका ने अफगानिस्तान की सेना को मुहैया कराया था। सोशल मीडिया पर वीडियो भी वायरल हो रहा है जिसमें कथित तौर पर कोई तालिबान पायलट कांधार हवाई अड्डे पर अमेरिका के ब्लैक हॉक हेलीकॉप्टर को उड़ाने की कोशिश करता नजर आ रहा है। अमेरिकी रक्षा विभाग पेंटागन के डिपार्टमेंट लॉजिस्टिक्स एजेंसी यानी कि डीएलए के आंकड़ों के मुताबिक यह दावा किया गया है कि अमेरिका अफगान में 8.84 लाख हथियार और सैन्य उपकरण छोड़ आया है। तालिबान के हाथ किस तरह के हथियार लगे हैं वो भी आपको बता देते हैं। दरअसल 8.84 लाख हथियार और सैन्य उपकरण अमेरिकी सेना युद्ध क्षेत्र में छोड़ आई थी। 6 लाख के करीब जो आधुनिक सैन्य हथियार हैं वो बताए जा रहे हैं। काबुल पर तालिबान के कब्जे से पहले 208 विमान और हेलीकॉप्टर अफगान में मौजूद थे। सैटेलाइट तस्वीर में 26 हेलीकॉप्टर और विमान तालिबान के अड्डे पर एक साथ खड़े दिखे हैं। 5 हेलीकॉप्टर एक अन्य सैटेलाइट तस्वीर में तालिबान के ठिकानों पर खड़े नजर आए। अमेरिकी सेना ने अफगान सेना को ये विमान दिए थे। तो अब जो तालिबान के लड़ाके हैं वो अमेरिकी हथियारों से लैस नजर आ रहे हैं और दुनिया के लिए ये किसी खतरे से कम नहीं है। अफगानिस्तान के बाद अब बात अपने पड़ोसी मुल्क पाकिस्तान की कर लेते हैं। पाकिस्तान के विपक्षी नेता शहबाज शरीफ ने कराची में एक विशाल रैली के दौरान प्रधानमंत्री इमरान खान के नेतृत्व वाली सरकार पर जमकर हमला बोला। उन्होंने कहा कि विपक्षी गठबंधन नकली और भ्रष्ट सरकार से छुटकारा पाने के लिए समर्थकों के समुद्र के साथ इस्लामाबाद तक मार्च करेगा। स्थानीय मीडिया के मुताबिक रविवार को पाकिस्तान डेमोक्रेटिक अलायंस यानी कि पीडीएम की रैली के दौरान शहबाज ने इमरान खान पर कराची के लोगों से किए गए वादों को पूरा करने में फेल होने और देश में गरीबी और बेरोजगारी बढ़ाने का आरोप लगाया। उन्होंने कहा कि पीडीएम अध्यक्ष और जेयूआईएफ प्रमुख मौलाना फजलुर रहमान की अगुवाई में ये मार्च निकाला जाएगा क्योंकि वो लोग पाकिस्तान को भ्रष्टाचार से मुक्त करना चाहते हैं। तो अब पाकिस्तान में इमरान सरकार के खिलाफ आवाज बुलंद होने लगी है और विपक्ष लगातार आवाज उठा रहा है। कई महीनों के बाद ये पीडीएम की पहली रैली थी। 1 महीने की खामोशी के बाद पीडीएम ने शनिवार को घोषणा की थी कि वो कराची में रविवार की जनसभा के बाद अगले महीने देश भर में रैलियां और कारवां का आयोजन करके अपने सरकार के विरोध में जो अभियान है उसकी शुरुआत करेगा। साफ तौर पर कहा था कि जो इमरान खान सरकार है वो देश के लोगों को गुमराह कर रही है, साफ तौर पर भ्रष्टाचार को बढ़ावा दे रही है, अपराध चरम पर है। तो तमाम मुद्दों के साथ विपक्ष इमरान सरकार को घेरने की कोशिश करता हुआ नजर आ रहा है और इससे इमरान सरकार की जो मुश्किलें हैं वो बढ़ती हुई नजर आ रही हैं। देश लाइव में फिलहाल के लिए इतना ही। दीजिए इजाजत। नमस्कार।